सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी क्लासेस हमारी चल रही हैं। उसी के साथ हम लोग जो है आपको पता है कि जो ये आज हम जो बात करने वाले हैं वो कानूनों के समझ के बारे में बात करने वाले हैं कि यानी कानून बनते कैसे हैं, ठीक है, किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं, किस तरीके से राज्यसभा में जाते हैं, वहां से किस तरीके से पास होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो है इसका लाभ उठा सके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कानूनों से परिचित हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। शायद आपको ये भी पता होगा कि भाई शादी की उम्र क्या है, ठीक है, और शायद आपको ये भी पता होगा कि मताधिकार की उम्र क्या है। हमने काफी दिनों से चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो संभव है कि आप संपत्ति खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते होंगे, है ना, किस तरीके से संपत्ति बेची जाती है, किस तरीके से खरीदी जाती है, कौन कौन से क्राइटेरिया है जो फॉलो करने पड़ते हैं, है ना, उनका पालन करना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। क्वेश्चन है कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत होगा, स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चीजें उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में देखी थी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित जो शासन होगा उसकी स्थापना के लिए जरूरी थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग जो कानून है, कानून की नजर में समान होंगे, ठीक है। हमारे कानून में हम देखते हैं कि जो है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी सभी लोग किसी जाति का, किसी धर्म का हो। हमने पिछली क्लासेस में बात की थी कि किसी भी जाति का, किसी धर्म का हो, उसको सभी को कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून जो देश के सभी सभी जो कानून होंगे देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता, चाहे वो कोई अपराधी हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई धन्ना सेठ हो, या आप कह सकते हो कि यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी जो है देश के, वो भी कानून के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कहने के लिए ये जो चीजें हैं कि जो कानून है इसका जो इम्पोर्टेंस आप देखिए कि कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इम्पोर्टेंस के जो इसका जो महत्व है ना, वो महत्व ही इसको जो है मजबूती प्रदान करता है ना, क्योंकि इससे जो है हम देखते हैं कि समाज में एक जो समानता है ना, वो समानता बनी रहती है, ठीक है। तो प्राचीन भारत में असंख्य जो हम देखते हैं कि स्थानीय कानून हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग जो समुदाय थे, अलग अलग समुदायों के अलग अलग कानून हुआ करते थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरीके के स्थानीय कानून लागू होते थे। हम देखते हैं कि विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए जो है आजाद थे। कई बार जाति के आधार पर सजा सुनाई जाती थी। उच्च जाति के लोगों को कम सजा दी जाती, जो निम्न जाति के लोग थे उनको ज्यादा सजा दी जाती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनका शोषण होता था। औपनिवेशिक शासन के समय में जो है चलन जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा, जो जाति वाला कानून था। और आपने रोलेट एक्ट के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, जो रोलेट एक्ट था कि 10 मार्च 1919 को जो है लागू हुआ था। विरोध के बावजूद जो है पंजाब में इसका काफी विरोध हुआ। अपने देश के कई भागों में इसका काफी विरोध हुआ। विरोध के बावजूद भी इसको लागू किया गया। हमने देखा कि 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और जो डॉक्टर सत्यपाल मलिक थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको गिरफ्तार करने के विरोध में जो है प्रदर्शन हो रहे थे। और जलियांवाला बाग आपने सुना है, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, वहां पे 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग जो है सभा आयोजित की गई थी और वहां पे जनरल डायर ने आके जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था। काफी लोग मारे गए थे जो इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है
इस तरीके से अपने मनमाने तरीके से जो है जो अंग्रेजों ने अपने जो कानून को किस तरीके से बना रखा था। और रॉलेट एक्ट भी यही एक कानून था जिसमें बिना किसी वारंट के, बिना किसी कोर्ट के फैसले के ही उस लोगों को जो है नजरबंद कर दिया जाता था, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। ऐसी एक घटना जो राजद्रोह की घटना थी वो 1870 में हुई थी, ठीक है। और जो है राजद्रोह एक्ट ऐसे लागू किया गया था उसी टाइम, ठीक है। तो ये भी जो था एक, हम कहते हैं ना अंग्रेज शासन, जो अंग्रेज शासन के मनमाने जो 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 कानून था उसकी जो है मिसाल था, ठीक है। तो बिना मुकदमा चलाए वहां पे गिरफ्तारी हो जाती थी, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ जो भी कोई बोलता था या उनकी आलोचना जो करता था, तो जाहिर सी बात है अगर आप सही काम करोगे तो आपकी तारीफ होगी और आप बुरा काम करोगे तो आपकी बुराई होगी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ना, सच्चाई किसी को हजम नहीं होती है ना। आप मुंह पे सच बोल दोगे तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं, वो चीजें सबके साथ लागू होती हैं। तो वही चीज हमें देखने को मिली, ठीक है। तो इसका विरोध जो है काफी किया गया, काफी संघर्ष किया गया उस समय। फिर 1870 में भी फिर यही जो कानून इन्होंने लागू किया था। अच्छा, 19वीं सदी के आखिर तक जो है भारत में कानूनी जो पेशा था वो भरने लगा था। तो जो कानूनी पेशे से जुड़े हुए लोग थे वो जो है उंगलियां खड़ी करनी शुरू कर दी उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो काफी चीजें जो थी इसके काफी मुशक्कत करनी पड़ी, तब जाके जो हम देखते हैं कि इस तरीके की चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि नए कानून किस तरह बनते हैं। जो नए कानून होते हैं, नए कानून किस तरह बनते हैं, इनका प्रोसीजर क्या है। कानून, जो नया कानून बनता है उसका नए कानून का क्या प्रोसीजर है। तो कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई प्रक्रियाओं से इनको गुजरना पड़ता है, कई प्रक्रियाओं से जो है आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही जो है किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को जो है लोगों के सामने जो है आ रही जो परेशानियां हैं या जो समस्याएं हैं उनके प्रति संवेदनशील हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक घरेलू हिंसा के सवाल पर, कि घरेलू हिंसा का मतलब ये होता है कि जैसे घर में जैसे कोई महिलाएं हैं या बूढ़ी औरतें हैं, ठीक है, उनके साथ जो है मारपीट होना, या जो पुरुष होते हैं उनके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको बर्बरता उनके साथ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो घरेलू हिंसा में आती हैं, ठीक है। और घरेलू हिंसा का जो सवाल था वो संसद के सामने आया। घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पत्नी है, ठीक है, और वो थाने में जाती है शिकायत करने के लिए, और थाने में शिकायत करती है। तो उनको ये पता चलता है कि भाई यहाँ तो अभी फौजदारी, ये 1900 जो है 90-91 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उस समय किस तरीके से शुरुआत इसकी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले एक औरत है, वो जाती है थाने में शिकायत करने के लिए। तो वहाँ उससे कहा जाता है कि भाई बदकिस्मती से जो है फौजदारी मुकदमे ही जो यहाँ पे है दायर किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मुकदमों के लिए जो है हम मजबूर हैं, ऐसे मुकदमे दायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बूढ़ी महिला जाती है शिकायत करने के लिए कि मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरी जो मेरा बेटा है वो मुझे घर से निकाल रहे हैं, मुझे रहने नहीं देते, मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, इस तरीके से जो चीजें हैं। तो भी उनको यही जवाब दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि 1900 हम देखते हैं कि जो कानून था ना वो 1991 में इसकी शुरुआत जो है, फौजदारी जो कानून था इसकी शुरुआत 1900 जो है 91 में की गई, ठीक है। 1990 में वकीलों, कानून के जो है विद्यार्थियों और जो है समाज के वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम और जो सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुतों ने, मतलब इस विधेयक को जो है बहुतों ने पढ़ा, बहुत लोगों ने इसको पढ़ा, ठीक है। और जो इसमें था वो घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो 1990 के दशक में इसके लिए काफी जो है हम देखते हैं ना कि 1990 के दशक में इसके लिए काफी जो है मांग उठाई गई,
ठीक है, काफी एनजीओ सामने आए, काफी जो महिला संगठन थे वो सामने आए, इसके बारे में काफी चर्चा की गई। फिर इसके लिए जो स्थायी जो है समिति बनाई गई, ठीक है, स्थायी समिति इसके लिए बनी, तो उसने मसौदा जो है तैयार किया और हम देखते हैं कि 2002 में ये राज्यसभा में पेश किया गया, ठीक है, और 2006 में ये कानून बन गया। 2006 में घरेलू हिंसा की जो हिंसा की महिला सुरक्षा कानून जो है सामने आया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, तो इस तरीके से जो कानून है वो उस तरीके से बना, ठीक है। इस उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि जो नागरिकों की भूमिका है वो कानून बनाने में कितनी ज्यादा है। आप जो है वो किसी जो जनता की जो चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद जो है लोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज जो है बहुत मायने रखती है। यह आवाज जो है टेलीविजन के माध्यम से हो सकती है, अखबारों में संपादकीयों के माध्यम से हो सकती है, रेडियो प्रसारणों के माध्यम से हो सकती है, आम सभाओं के जरिए सुनी जा सकती है, व्यक्त जो है अपनी जो चीजें हैं वो व्यक्त की जा सकती हैं। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संवाद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। तो ये जो चीजें हैं हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से जो है वो कानून बनता है। तो सबसे पहले जनता आवाज उठाती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे जब ये बात भाई जब हम सांसद चुनते हैं तो उनका काम यही होता है ना कि हमारी बातों को जो है जो संसद तक जो है पहुंचाया जाए, है ना, वो हमारी बातें संसद तक पहुंचाते, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वहां तक पहुंचती हैं, उसके पहुंचने के जो है उसमें जो है कार्यवाही जो है शुरू की जाती है। तो राज्यसभा में जैसे वो घरेलू हिंसा वाला मामला था, राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया गया, उसके बाद पेश करने के बाद फिर जाहिर सी बात है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों के बराबर जिम्मेदारी, फिर वहां जाता है, फिर मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर, यानी सबसे पहले आवाज उठाई जाती है, फिर उसके लिए थोड़ा मुशक्कत करना पड़ता है, मुशक्कत करने के बाद फिर उसके लिए हम कहते हैं कि जो है मसौदा उसका तैयार किया जाता है, मसौदे को लोगों को पढ़ाया जाता है, अगर लोग उससे सहमत होते हैं, कुछ काट छाट करनी है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद जो है उसको राज्यसभा में पेश किया गया, फिर वहां से लोकसभा में आया, मेजोरिटी से पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर और वो कानून बन जाता है। तो ये इसका तरीका है, ठीक है, कानून बने। तो अब हम बात करते हैं कि जो इस तरीके से जो कानून बना, ठीक है, वो कानून तो बन गया और हम देख रहे हैं कि 2006 के बाद उसे लागू कर दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून भी होते हैं, ठीक है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून भी होते हैं। विवादास्पद कानून हमें देखने को मिलता है कि कई बार कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के वैध होने के कारण जो है कानूनन तो सही हो सकता है, पर लोगों को रास नहीं आता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके पीछे नियत सही नहीं है, लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं, ठीक है। जनसभाएं करते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टेलीविजनों के जो रिपोर्टें जो है रिपोर्ट जो होती है वो भेज सकते हैं। हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो लोकतंत्र में संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में असहमति व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अधिक लोगों के असहमत होने के कारण जो है संसद पर दबाव पड़ता है और इसमें संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि जो कानून बन जाता है उसको बिल्कुल तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करने के बाद उसको लागू किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए नगर पालिका है, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल को लेकर संबंधित विभिन्न जो नगर पालिका है वो नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने वाले फेरी वाले को गैर कानूनी घोषित किया गया। इससे फर्क सभी के ऊपर पड़ेगा, एक तो उन दुकानदारों के ऊपर पड़ेगा जो लोग सामान बेच रहे हैं, ठीक है, एक उनके ऊपर पड़ेगा जो सस्ता सामान खरीदने के लिए अपने घरों से निकलते हैं और रेडी पटरी से सामान खरीद लेते हैं, उनको सस्ता सामान प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। ये दिक्कतें दोनों के लिए है। तीसरी दिक्कत आ जाती है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जो पटरी वाला जो रास्ता है वो खाली रहे, हम लोगों के आने जाने में असुविधा ना हो, तो ये तीसरी दिक्कत उनके लिए भी है। तो हम देखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, लेकिन उन लोगों के पेट पे भी लात नहीं मारी जा सकती है जो लोग ये छोटे मोटे काम करके अपने रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो कानून ऐसा होना चाहिए जो
किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए, वो कानून होना चाहिए सभी को देखते होना चाहिए, भाई उनका भी रोजी रोटी का काम चल जाए और जो है आने जाने वाले को भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से जो है कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कानून किस तरीके से बनाया जाता है, लोग किस तरीके से आवाज उठाते हैं, उन आवाज उठाने के बाद उसका जो है किस तरीके से उसको जो है पालन किया जाता है और किस तरीके से वो संसद तक बातें पहुंचती हैं और उसको जो है लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये जो था जो कानूनों की जो समझ थी वो इतना ही था। ठीक है, जो हम अभी जो हमने बात की। ठीक है, आप जो है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर कोई आपके क्वेश्चन है, कमेंट है तो आप कर सकते हैं, आप जानकारी के लिए हम आपको जरूर जानकारी देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। इसी के साथ आज इस क्लास की समाप्ति करते हैं और फिर हाजिर होते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।